आपका स्वागत है। इस समय आईपीओ बाजार में एक बड़ा मेन बोर्ड आईपीओ फिर से दस्तक देने जा रहा है और इस बार कहानी है क्लाउड डाटा सेंटर एआई और साइबर सिक्योरिटी की। कंपनी है ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड जो 720 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर बाजार में आ रही है। कंपनी का कारोबार ऐसे सेक्टर्स में है जहां डिजिटलाइजेशन और एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ आने वाले समय में डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी के कारोबार की अगर बात करें तो साल 2025 से ये कंपनी कारोबार कर रही है और आज कंपनी क्लाउड मैनेज सर्विसेज, डाटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। आसान भाषा में अगर इसको समझें तो कंपनियों को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डेटा सेंटर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक की जरूरत होती है और ESDS इन सभी सेक्टर्स में सॉल्यूशन देती है। कंपनी के कारोबार को मुख्य तौर पर 3 हिस्सों में हम समझ सकते हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मैनेज सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यानी कंपनी सिर्फ जगह और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि क्लाउड और डाटा सेंटर को मैनेज करने से लेकर अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देने तक का काम करती है। अब अगर कंपनी की ताकत की बात करें तो ESDS के बिजनेस की एक अहम ताकत इसका डेटा सेंटर नेटवर्क है। कंपनी भारत में 5 टायर 3 डाटा सेंटर्स ऑपरेट करती है। इन सेंटर्स में रिडंडेंट पावर, डिजास्टर रिकवरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और 24 घंटे सर्विसेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे जैसे बिजनेस अपने डाटा और एप्लीकेशंस को क्लाउड पर शिफ्ट कर रहे हैं, डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी उसी तरह से बढ़ रही है। अब कंपनी की कहानी में एआई का एंगल भी जुड़ चुका है। ESDS GPU एज अ सर्विस जैसी सर्विसेज देती है और जिसका इस्तेमाल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और एआई एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। कंपनी ने अपने स्वराज क्लाउड प्लेटफॉर्म को भी एआई कैपेबिलिटीज के साथ विकसित किया है। यानी कंपनी ट्रेडिशनल क्लाउड बिजनेस के साथ एआई ड्राइवन डिमांड को भी टारगेट करना चाहती है। कंपनी का कस्टमर बेस की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ESDS BFS यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर के साथ गवर्नमेंट और एंटरप्राइजेस कस्टमर्स को भी सर्विस देती है। खास तौर पर फाइनेंशियल और गवर्नमेंट सेक्टर में डाटा सिक्योरिटी, कंप्लायंसेस और रिलायबिलिटी बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए इन सेक्टर्स में क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन की ज़रूरत लगातार बनी रहती है। अब बात करते हैं आईपीओ की पूरी तस्वीर की। ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का आईपीओ 720 करोड़ रुपए का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू है। यानी आईपीओ से मिलने वाली पूरी रकम कंपनी के पास जाएगी। प्राइस बैंड 408 से 429 रुपए प्रति शेयर रखा गया और एक लॉट में 34 शेयर होंगे। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम एप्लीकेशन करीब 14,586 रुपए की होगी। आईपीओ 28 अगस्त को खुलेगा और 1 सितंबर को बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट की टेंटेटिव डेट 2 सितंबर है और इसके बाद 3 सितंबर को शेयर डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होने की उम्मीद है और 4 सितंबर को कंपनी NSE और BSE पर लिस्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब आईपीओ का पैसा कहां लगेगा, सबसे जरूरी सवाल, क्योंकि कंपनी आईपीओ से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कैसे करेगी इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कंपनी नेट प्रोसीड्स का बड़ा हिस्सा क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा सेंटर इक्विपमेंट तथा इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद और इंस्टॉलेशन पर खर्च करने वाली है। यानी कि आईपीओ का पैसा सीधे कंपनी की कैपेसिटी बढ़ाने और बिजनेस एक्सपेंशन में लगाया जाएगा। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। ऐसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। NSE का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें। समझकर इन्वेस्ट कर। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। आपको बता दें कि इस समय ESDS के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर देखें तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी की टोटल इनकम करीब 480 करोड़ 65 लाख रही, जबकि पिछले साल ये करीब 376 करोड़ 64 लाख थी। यानी कि बिजनेस स्केल में साफ बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। वहीं प्रॉफिट के मोर्चे पर भी कंपनी की तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का पैट करीब 120 करोड़ 82 लाख रहा, जबकि 2025 में ये करीब 55 करोड़ 61 लाख था। यानी प्रॉफिट में काफी तेज
सुधार देखने को मिला। कंपनी का बीटा भी करीब 234 करोड़ रुपए पहुंच गया है। अब अगर प्रॉफिटेबिलिटी को मार्जिन के जरिए समझें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का बीटा मार्जिन करीब 49.60% रहा, जबकि पैट मार्जिन 25.59% था। यानी रिवेन्यू बढ़ने के साथ साथ कंपनी अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी को भी मजबूत करने में सफल रही है। अब आरओसी और आरओई की अगर बात करें तो रिटर्न रेशो भी कंपनी की तस्वीर को मजबूत दिखा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में आरओई करीब 25% और आरओसीई करीब 33% रहा, और इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने कैपिटल और रिसोर्सेज से बेहतर रिटर्न जनरेट कर रही है। पिछले साल की तुलना में इन रेशो में इंप्रूवमेंट भी देखने को मिली है। अब बात अगर बैलेंस शीट की करें तो यहां भी एक पॉजिटिव फैक्टर नजर आ रहा है, कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशो, जो कि सिर्फ 0.08 है, और इसके अलावा टोटल बोरोविंग्स में भी पिछले सालों की तुलना में कमी आई है। यानी कंपनी पर डेब्ट का दबाव फिलहाल ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अब आईपीओ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वैल्यूएशन, उस पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि दिए गए आंकड़ों के हिसाब से ईएसजीएस का आईपीओ प्राइस अर्निंग करीब 35.66 गुना है और प्राइस टू बुक करीब 8.15 गुना। यानी कंपनी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों दिखा रही है, लेकिन आईपीओ वैल्यूएशन भी प्रीमियम पर है। इसीलिए इन्वेस्टर के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं कि कंपनी अच्छी है या नहीं, बल्कि ये भी है कि इस ग्रोथ के लिए कितनी कीमत चुकाई जा सकती है। अगर आईपीओ के पॉजिटिव पॉइंट्स को एक साथ देखें तो कंपनी के पास कई मजबूत पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। क्लाउड अडॉप्शन बढ़ रहा है, डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, एआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा है और साइबर सिक्योरिटी भी बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसके अलावा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी मजबूत दिख रही है और डेब्ट भी कम है। लेकिन यहाँ पर रिस्क भी है। क्लाउड और डाटा सेंटर इंडस्ट्री में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल जाती है, इसलिए लगातार इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की ज़रूरत होगी। डेटा सेंटर एक्सपेंशन में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी काफ़ी बड़ा हो सकता है और इसके अलावा प्रीमियम वैल्यूएशन के कारण ग्रोथ एक्सपेक्टेशन पहले से ही काफ़ी हद तक प्राइस में शामिल हो सकते हैं। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। हमारे साथ जुड़ रही हैं कमला जी एसएमसी से, आप सीनियर एसोसिएट हैं, आईपीओ रिसर्च से हैं। कमला जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम आईपीओ अड्डा में। कमला जी, सबसे पहला सवाल, क्लाउड, डाटा सेंटर, एआई और साइबर सिक्योरिटी, चारों बड़े ग्रोथ थीम एक ही कंपनी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या ये थीम्स ईएसजीएस को वाकई बड़ा विनर बना सकते हैं या फिर आईपीओ की वैल्यूएशन आपको इस ग्रोथ को पहले ही प्राइस इन होती दिखाई दे रही है? ये कि क्लाउड, डेटा सेंटर और एआई और साइबर सिक्योरिटी भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम है और ईएसडीएस इन चारों सेगमेंट का इंटीग्रेटेड एक्सपोजर मिलता है। इस कंपनी को एक्सपोजर मिलता है। कंपनी इंडिया के उन चुनिंदा प्लेयर्स में से हैं जो जीपीयू एज ए सर्विस, क्लाउड मैनेज सर्विस, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर सोल्यूशन का पूरा स्पेक्ट्रम ऑफर करती है। FY 2026 में कंपनी का रेवेन्यू ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आया था वो 472 करोड़ के रहा, जबकि जो टोटल इनकम है 481 करोड़ के आसपास और पैट 121 करोड़ के रहा और एबिटा मार्जिन देखे तो लगभग 50% के और आरओसीई 33% जैसे मजबूत ऑपरेटिंग मैट्रिक्स भी इसकी पोजिशनिंग को काफी सपोर्ट करती है। लेकिन वैल्यूएशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 429 के अपर प्राइस बैंड पर मार्केट कैप करीब 5,028 करोड़ और पोस्ट इश्यू पी जो है 41.61 मल्टीपल्स है, जबकि प्री इश्यू पी 35.66 मल्टीपल है। आईपीओ से 720 करोड़ के जो फ्रेश कैपिटल रेज हो रहा है, इसमें से 500 यानी कि 576 करोड़ क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन के लिए है। इसलिए मेरी राय ये है कि ग्रोथ स्टोरी मजबूत है, लेकिन वैल्यूएशन डिमांडिंग है और अपसाइड का बड़ा हिस्सा
यानी एग्जीक्यूशन कैपेसिटी एक्सपेंशन और अर्निंग ग्रोथ पर निर्भर करेगा। यानी स्टोरी अच्छी है पर एग्जीक्यूशन ही असली डिफरेंशिएटर होगा। तो कमला जी, तो जैसे कि हमने देखा कि इसका पैट 1 साल में करीब 2 गुने से ज्यादा हो चुका है, तो क्या लगता है आपको इतनी तेज प्रॉफिट ग्रोथ देखकर इन्वेस्टर्स को उत्साहित होना चाहिए या उन्हें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये ग्रोथ आगे भी कितनी टिकाऊ होगी? यहाँ हमें समझना होगा कि यहाँ सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर कंपनी को मिला अभी हाल ही में जो यूएस 1.25 बिलियन डॉलर का जो यानी कि 10,400 करोड़ का जो अमाउंट मिला है 5 इयर्स ग्लोबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हर एग्रीमेंट है। इस मैसिव कॉन्ट्रैक्ट जो है इससे रैंप अप Q3 FY 27 से शुरू होने की उम्मीद है। अगर कंपनी इस मेगा ऑर्डर के समय पर एग्जीक्यूट कर लेती है और बिना मार्जिन डाइल्यूट किए कैपेसिटी बढ़ाती है तो अर्निंग्स को जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। हालांकि 41.6 मल्टीपल पी पर वैल्यूएशन पहले से ऊपर है, इसलिए असली टेस्ट तो FY 27-28 में होगा। इसके एग्जीक्यूशन के ऊपर ही कंपनी के एग्जीक्यूशन के ऊपर ही निर्भर रहेगा। ओके। और जो कंपनी का बीटा अगर हम देखें कमला जी, मार्जिन इसका करीब 50% के आसपास है, जो काफी मजबूत दिखाता है इसको। क्या लगता है कि ये कंपनी की असली ताकत है या आने वाले समय में बढ़ता कंपटीशन के चलते भी मार्जिन पर कोई दबाव आएगा? क्योंकि एग्जीक्यूशन तो एक मेन फैक्टर है ही कि कंपनी किस तरीके से प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन इसके चलते आपको क्या लगता है कि मार्जिन पर कंपटीशन के चलते भी कोई दबाव देखने को मिल सकता है इस कंपनी पर? ये देखिए कंपनी का एबिटा बढ़ा हुआ है और मार्जिन्स में बढ़कर आए हैं, लगभग 50% के पास पहुंच गए हैं। जो इसकी बड़ी स्ट्रेंथ है ना, ये हाई मार्जिन इन हाउस ऑटो स्केलिंग कैपेबिलिटी और मैनेज क्लाउड सर्विस के ऑपरेटिंग लिवरेज से मिलता है। हालांकि AWS हो गए, एजूरे हो गया, गूगल क्लाउड और घरेलू डेटा सेंटर से बढ़ता कंपटीशन मार्जिन पर दबाव डाल सकता है। लेकिन 300 से लेकर 400 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन कंप्रेशन तय मान लेना जल्दबाजी होगी इस टाइम पे। मार्जिन स्टेबिलिटी इन बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी का कैपेसिटी बढ़ाने के साथ प्राइसिंग पावर और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के कैसे मैनेज करता है। और आज अगर 50% के एबिटा मार्जिन पर मजबूत है, पर आगे असली टेस्ट एग्जीक्यूशन का ही होगा। मैं दोबारा बताना चाहूंगी कि कंपनी किस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करते है उसी पे ही निर्भर रहेगा। और कमला जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एआई की दौड़ में जीपीयू और डाटा सेंटर की डिमांड तो इस समय लगातार तेजी से बढ़ ही रही है, और क्या लगता है कि इस कंपनी के लिए ये सिर्फ एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या आने वाले 3 से 5 साल में ये कंपनी की सबसे बड़ी ग्रोथ इंजन बन सकता है? हाँ, मेरे हिसाब से AI और GPU एज ए सर्विस है ना, कंपनी के लिए अगले 3 से 5 वर्षों का सबसे बड़ा पोटेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इंडिया का क्लाउड GPU सर्विसेज मार्केट करीबन FY 25 के करीब US के $67 मिलियन के से FY 30 तक US का 514 मिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। यानी अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, पर कंपनी ने भी इस अपॉर्चुनिटी पर काफी एग्रेसिव पोजीशनिंग की है। कंपनी ने लगभग US के 1.25 बिलियन के 5 ईयर AI इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट में प्रवेश किया है, जिसके तहत करीबन इसको 8,208 एनवीडिया B300 GPU से डिप्लॉय किए जाने हैं, है ना। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को सीधे प्रॉफिट या गारंटेड रेवेन्यू नहीं मानना चाहिए। एक्चुअल बेनिफिट एग्जीक्यूशन, यूटिलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट और कॉस्ट स्ट्रक्चर पर निर्भर करेगा। इसलिए मैं इसे वेरी हाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी में रखूंगी, और लेकिन साथ ही हाई एग्जीक्यूशन रिस्क अपॉर्चुनिटी भी है। हमें ये नहीं भूलना है कि कंपनी में रिस्क नहीं है, कंपनी में भी काफी रिस्क है और हमें हर रिस्क को बारीकी से देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, वो तो है ही कमला जी इसके अंदर, लेकिन आईपीओ का जो पैसा है डाटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में कंपनी यूज करेगी। क्या आपको लगता है कि इसे कंपनी के लिए ग्रोथ एक्सीलरेटर माना जाए या फिर इतनी तेजी से कैपेसिटी बढ़ाने में एग्जीक्यूशन रिस्क ज्यादा हो सकते हैं?
देखिए, मेरे हिसाब से ये आईपीओ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि पूरा 720 करोड़ आईपीओ फ्रेश इशू है, यानी इसमें कोई ओएफएस नहीं है, कोई भी इसमें इस कंपनी से बेच के बाहर नहीं नहीं जा निकल रहा। रहा है, यानी कि जो भी पैसे आ रहे हैं वो कंपनी में आ रहे हैं। करीब 576 करोड़, यानी कि लगभग 80% जो प्रोसीड्स है क्लाउड कंप्यूटिंग इक्विपमेंट और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने हैं। कंपनी ने कोलकाता और साहिबाबाद में नए डेटा सेंटर भी डेवलप कर रही है, इसलिए कैपिटल सीधे सीधे बिजनेस एक्सपांशन और फ्यूचर रेवेन्यू जनरेशन में जा रहा है। लेकिन एक बात है कि डेटा सेंटर बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है। इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन, पावर अवेलेबिलिटी, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इन सभी में एग्जीक्यूशन रिस्क रहता है। इसलिए मैं इसे ग्रोथ एसिलेटर जरूर मानूंगी, लेकिन ऑटोमेटिक वैल्यू क्रिएटर नहीं है। आईपीओ का पैसा कितना एफिशिएंटली डिप्लॉय होता है और उसके रेवेन्यू और कैश फ्लो कितनी तेजी से जनरेट होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा देखने के लिए। बिल्कुल। और इसका जो कमला जी हम देख रहे हैं कि डेब्ट टू इक्विटी भी काफी कम है, 0.08 है। क्या कम कर्ज कंपनी को एक्सपेंशन के लिए लगता है कि मजबूत पोजीशन देगा, या डेटा सेंटर जैसे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में आगे चलकर डेब्ट बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती दिखाई देंगी? तो इन्वेस्टर को ऐसे में क्या चीजों पर ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, मैं मानती हूँ। आपने देखा कि कंपनी की बैलेंस शीट सबसे बड़ी ताकत इसकी, क्योंकि इसका ना लगातार घटता हुआ कर्ज है, इसका जो डेट है वो घट रहा है ना। FY24 में कंपनी का कुल बोरोइंग करीब 150 के आसपास करोड़ था, जबकि FY26 में घट के ये 43 करोड़ के रह गया है। इसी के साथ हम देखेंगे कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो भी है वो भी 0.66 मल्टीपल से घट के 0.08 पे हो गया है, जो कंपनी के लिए काफी कंफर्टेबल लिवरेज पोजीशन को दर्शाता है। ये कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में लगातार बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। आईपीओ से मिलने वाले 720 करोड़ में से 576 करोड़ क्लाउड कंप्यूटिंग इक्विपमेंट और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाएगा, यानी एक्सपांशन का तो बड़ा हिस्सा कैपिटल इक्विटी से ही फंड होगा, जिससे तत्काल डेट बर्डन बढ़ने का दबाव बहुत ही कम दिखाई देता है। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ये है कि आगे जाके एआई हो गए, जीपीयू और नए डेटा सेंटर्स के लिए एडिशनल कैपेक्स की जरूरत पड़ सकती है और जरूरत बढ़ेगी, और फ्यूचर में डेट भी लिया जा सकता है। तो बिल्कुल इन सभी इसलिए चीजों आज को की लो लेवरेज पोजीशन पे कंपनी की जेन्युइन स्ट्रेंथ है, लेकिन फ्यूचर एक्सपेंशन के साथ साथ फंडिंग रिक्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करना भी बहुत ही जरूरी होगा। बिल्कुल। और प्राइस अर्निंग भी कमला जी देख रहे हैं कि 35 से 36 गुना है। क्या कंपनी ESDS जैसी कंपनी ग्रोथ कंपनी के लिए ये वैल्यूएशन वाजिब दिखाई देती है, या इन्वेस्टर से फ्यूचर ग्रोथ की कोई बहुत बड़ी उम्मीद पहले ही लगा ली गई है? मेरे राय से वैल्यूएशन यहाँ सस्ती नहीं है, पर फ्यूचर ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा पहले ही प्राइस इन हो चुका है। 408 के लोअर बैंड पर भी प्री इशू पे अगर हम पी देखते तो ये लगभग 34.5 के गुना के आसपास, और 430 के अपर बैंड पे भी हम देखते हैं तो लगभग ये 36 गुने के आसपास, 36 गुना के आसपास है ना, वो मल्टीपल पे है। वहीं पी भी लगभग 7.75 गुना से लेके 8.15 गुना है। तो हम इस पे अब दूसरी तरफ ये है कि वैल्यूएशन को सपोर्ट करने वाले फंडामेंटल्स भी मजबूत है। FY24 और 26 के बीच की रेवेन्यू काफी बढ़ा हुआ है, पैट भी काफी बढ़ के आया है, एबिटा मार्जिन भी बढ़ा हुआ है ना। FY26 में ROE भी 25.12% और ROCE 32.78% रहे हैं। इसलिए प्रीमियम वैल्यूएशन पर पूरी तरह अनजस्टिफाइड नहीं है, लेकिन 429 पर इन्वेस्टर्स को आने वाले वर्षों की स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ के लिए पहले प्रीमियम देना पड़ रहा है। मेरी एनालिसिस में कंपनी हाई ग्रोथ एंड प्रीमियम वैल्यूएशन है। हम अपसाइड का सबसे बड़ा ड्राइवर तो वैल्यूएशन एक्सपेंशन नहीं है, बल्कि अर्निंग ग्रोथ है। एआई हो गई, जीपीयू एग्जीक्यूशन और मार्जिन सस्टेनेबिलिटी होगी। तो कमला जी, अगर ये माना जाए कि क्लाउड और एआई की कहानी तो यहाँ मजबूत दिखती है, लेकिन अगर ESDS की अर्निंग्स उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी, तो इस वैल्यूएशन पर डाउनसाइड कितना बड़ा आपको लगता है कि रिस्क बन सकता है इस लेवल की कंपनी का?
देखिए, हाई मल्टीपल वाले ग्रोथ स्टॉक में सबसे बड़ा रिस्क अर्निंग ग्रोथ का उम्मीदों से कम रह जाना होता है। और कंपनी के मामले में 429 रुपए के ऊपर प्राइस बैंड पर पोस्ट इशू करीब करीब 41.6 मल्टीपल्स है, यानी मार्केट कंपनी से आने वाले वर्षों में मजबूत अर्निंग ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है। अगर क्लाउड, एआई और या डेटा सेंटर बिजनेस में एग्जीक्यूशन थोड़ा धीमा पड़ जाता है, रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद से कम रहती है या एबिटा मार्जिन पर थोड़ा भी दबाव आता है, तो वैल्यूएशन में डी रेटिंग का जोखिम बढ़ सकता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को एक साथ दो तरह का दबाव देखने को मिल सकता है, यानी कि अर्निंग एस्टिमेट्स नीचे और पी मल्टीपल का कंप्रेस होना। हालांकि मैं कोई निश्चित तौर पे डाउनसाइड नहीं यहाँ बोल रहा, क्योंकि ये बोलना काफी स्पेकुलेटिव हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क है कस्टमर कंसंट्रेशन है, जो FY 26 में टॉप कस्टमर्स करीब 15 मतलब लगभग 16% रेवेन्यू और टॉप 10 कस्टमर से करीब आपका 45% की रेवेन्यू आया है। इसलिए मेरी नजर से इन्वेस्टर्स का 4 चीजों पर लगातार नजर रखनी चाहिए। एक तो हो गया अर्निंग ग्रोथ, दूसरी मार्जिन, फिर कस्टमर कंसंट्रेशन और AI GPU बिजनेस का एग्जीक्यूशन, कि कंपनी किस तरीके से आगे मूव कर रहा है। और कमला जी, इस कंपनी के लिए क्या लगता है कि क्योंकि आईटी इसके सामने बड़े आईटी और क्लाउड प्लेयर्स की कंपटीशन भी होगी, तो ऐसी स्थिति में कंपनी की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या दिखाई देती है आपको? क्या इसके पास जो डाटा सेंटर्स है, या टेक्नोलॉजी है, या कस्टमर बेस, या फिर उसका इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल, मतलब ऐसा क्या है जो इस कंपनी को कॉम्पिटिटिव बना सकता है अदर्स के मुकाबले में? हमें ना यहाँ थोड़ा समझना होगा। मेरे हिसाब से AWS, Azure और बड़े इंडियन IT तथा डेटा सेंटर प्लेयर्स के सामने ESDS को सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसके नीचे पोजीशनिंग और इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है ना। कंपनी सिर्फ डेटा सेंटर या क्लाउड सर्विस तक सीमित नहीं है, बल्कि क्लाउड डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेज सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी और GPUAS की एक इंटीग्रेटेड ऑफरिंग के रूप में पेश करती है। इससे एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ साथ क्रॉस सेलिंग और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की गुंजाइश बढ़ जाती है। टेक्नोलॉजी भी एक डिफरेंशिएटर है। कंपनी की पेटेंट ऑटो स्केलिंग टेक्नोलॉजी कस्टमर की उनकी एक्चुअल कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स के अनुसार कैपेसिटी इस्तेमाल करने से में मदद करती है। इससे जो कॉस्ट एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है। कस्टमर बेस भी इसका महत्वपूर्ण स्ट्रेंथ है। FY 26 में कंपनी ने करीब 2500 कस्टमर को सर्व किया, जिसमें से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एंटरप्राइज से 55% और गवर्नमेंट से लगभग 27% और FSI से लगभग 18% का बिजनेस ने वो किया, कंट्रीब्यूट किया। हालांकि ग्लोबल हाई स्केलर और डोमेस्टिक प्लेयर्स के कंपटीशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं कंपनी का मोड किसी एक टेक्नोलॉजी पे नहीं, बल्कि इंटीग्रेटेड ऑफरिंग, कस्टमर रिलेशन, डोमेन एक्सपर्टाइज और एग्जीक्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी के कॉम्बिनेशन में देखती हूँ। तो कमला जी, ओवरऑल अगर इस पूरे आईपीओ की कहानी को अगर एक लाइन में आपको बताना हो, तो आप इसे ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस कहेंगे, या हाई ग्रोथ एट अ प्रीमियम प्राइस कहेंगे? और अगर मतलब क्या आपको लगता है कि किस तरीके का आप इस आईपीओ को नंबर देना चाहेंगे? हाँ, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं इसको हाई ग्रोथ एट प्रीमियम प्राइस पे रखना चाहूंगी। कंपनी के मैं नो डाउट कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। हमने देखा काफी पीछे इसकी रेवेन्यू ग्रोथ भी हुई है, पेट में भी काफी ग्रोथ है, EBITDA में भी है ना, सब में है इसकी। लेकिन वैल्यूएशन को भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है ना। इसमें हमने देखा इसलिए बिजनेस और सेक्टर आउटलुक तो अट्रैक्टिव जरूर है, लेकिन वैल्यूएशन में मार्जिन सेफ्टी का भी थोड़ा सीमित है। तो इन्वेस्टर को आपकी क्या सलाह होगी कमला जी? ये आईपीओ आने वाला है, इसको आईपीओ लिस्टिंग की तौर पर देखें, या फिर एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के बेस पे देखना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी तो ये है कि मैं ये बताना चाहूंगी। देखो, लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले लोग ना पहले सोचते हैं कि सबसे पहले थीम और इन्वेस्टमेंट को एक ही चीज मान लेते हैं। मैं ये मानती हूँ, मेरा ये कहना है कि इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि सिर्फ AI, GPU, क्लाउड या साइबर सिक्योरिटी जैसे ग्रोथ थीम्स पे आकर्षक होने से किसी भी स्टॉक में निवेश अपने आप से नहीं हो जाती है ना। इसके लिए जैसे अगर हम देखते हैं ESDS के मामले में अपॉर्चुनिटी जरूर बढ़ी है, लेकिन असली सवाल ये है कि कंपनी में इस अपॉर्चुनिटी में को सुटेबल और सस्टेनेबल रेवेन्यू, अर्निंग और कैश फ्लो में कितनी एफिशिएंटली बदल पाती है, इस चीज को ध्यान रखना है। डेटा सेंटर और GPU कैपेसिटी खड़ी करना एक बात है,
लेकिन उसी की यूटिलाइजेशन हो गए, कस्टमर्स एक्विजिशन, प्राइसिंग, मार्जिन बनाए रखना दूसरी बात है। इसलिए इन्वेस्टर्स को 3 चीजों पर फोकस करना जरूरी हो जाता है कि ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी, एग्जीक्यूशन की क्वालिटी और वैल्यूएशन, है ना। कंपनी के फाइनेंशियल मजबूत है, बैलेंस शीट भी एट प्रेजेंट कंफर्टेबल है और एआई जीपीयू बिजनेस बड़ा ग्रोथ कैपिटलिस्ट बन सकता है। लेकिन साथ ही जो 430 पर प्रीमियम वैल्यूएशन, कस्टमर कंसंट्रेशन, टेक्नोलॉजी रिस्क और बढ़ती कंपटीशन और नए डेटा सेंटर्स के एग्जीक्यूशन रिस्क को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो मैं यही बोलूंगी कि मेरा सलाह यही होगा कि सेक्टर की हाइप नहीं, बल्कि आप ये देखो कि अगले आने वाले महीनों में, क्वार्टर्स में अर्निंग ग्रोथ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मार्जिन, कैश फ्लो इसकी कंपनी की कैसे रहेगी और मीडियम टू लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना। और अगर आप इस सबसे कंफर्टेबल है तो आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया पर कमला यही- जी। जी जी बोलिए। हाँ, इसलिए मेरी सबसे बड़ी क्वेश्चन यही है कि सिर्फ एआई और डेटा सेंटर का थीम देख के नहीं आईपीओ मत खरीदे। देखिए कि इस कंपनी का उस थीम को सस्टेनेबल अर्निंग्स और कैश फ्लो में कितनी एफिशिएंटली बदल पाती है। तो मेरा कहना यही है कि आप थोड़ा, हाँ, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं और तो आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया only कमला जी positive। इस तमाम जानकारी के लिए Thank और you। इस बारीकी से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि किसी भी कंपनी को उसके ऊपर के जो डाटा के बारे में या जो क्लाउड के बारे में कंपनी के जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं उसको देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आगे कंपनी उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगी इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। चलिए, वक्त हो चला है क्योंकि विदा लेने का। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर जो ये ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आईपीओ की कहानी एक तरफ आपको मजबूत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखा रही है तो दूसरी तरफ प्रीमियम वैल्यूएशन का सवाल भी खड़ा कर रही है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ, मजबूत मार्जिन्स और लो डेब्ट जैसे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, जबकि कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और वैल्यूएशन जैसे फैक्टर्स हैं जिन पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। इसलिए आईपीओ को सिर्फ एआई और क्लाउड की कहानी के तौर पर नहीं बल्कि ग्रोथ के साथ वैल्यूएशन के नजरिए से भी देखना ज्यादा जरूरी होगा, जैसा हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा। तो ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आईपीओ में कहानी सिर्फ आईपीओ की नहीं बल्कि एआई, क्लाउड और डाटा सेंटर के अगले बड़े मौके की है। कंपनी के मजबूत फाइनेंशियल्स और तेजी से बढ़ते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस ने उम्मीदें जरूर बढ़ा दी है इन्वेस्टर की, लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन और कंपटीशन भी इन्वेस्टर के सामने बड़े सवाल हैं। अब असली खेल यही है, क्या ESDS की ग्रोथ बनेगी वैल्यूएशन की ताकत या महंगी वैल्यूएशन बन सकती है सबसे बड़ा रिस्क। इस आईपीओ में मौका कितना बड़ा है और रिस्क कितना, इसका फैसला करने से पहले कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन और रिस्क को जरूर समझें। तो ये कार्यक्रम केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से है, इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बाय या सेल रिकमेंडेशन ना माना जाए। निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और जरूरत पड़ने पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो फिलहाल आज के आईपीओ अड्डा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। ऐसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। NSE का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।